Hello students, welcome back. Welcome to the part 4 of chapter 3 atoms and molecules. पिछले पार्ट के अंदर हमने सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स किया था और उसके जो सिंबल्स होते हैं उसको लिखने के हमने रूल्स भी बताए थे और आईयूपीएसी के बारे में बताया था कि जो आईयूपीएसी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आईयूपीएसी ने बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो सिंबल्स होते हैं उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मास ऑफ एटम। ठीक है, तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उन्होंने ये बताया था कि जो एलिमेंट के, अगर हम एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स को देखते हैं तो सभी एलिमेंट का जो मास होता है वो सेम होता है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका मास डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई एक्चुअल में किसी भी एलिमेंट का जो मास है वो कितना होता है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि जो एटम होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, वो इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि हम उसको अपनी नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते। तो अब हम इतने छोटे पार्टिकल का मास कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कि जो आपका एटम होता है, एटम के मास को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, तो साइंटिस्टों ने एक यूनिट बनाई, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, जिसको स्मॉल में बोला गया AMU। तो जो AMU इज यूज टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एटम। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के जो मास होता है उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, AMU में। AMU की फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, लेकिन बाद में जब आईयूपीएसी ने ये कंसिडरेशन किया तो उन्होंने क्या किया, आईयूपीएसी ने AMU को किस में ट्रांसफर कर दिया, U में, स्मॉल यू। स्मॉल यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आजकल हम AMU की जगह पर कौन सी यूनिट यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एटम, दैट इज U। ठीक है, स्मॉल यू आपको मिलेगा। ठीक है, स्मॉल यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। लेकिन अब बात आती है कि भाई किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने किस एलिमेंट को एज ए रेफरेंस एलिमेंट लिया था, या किस एलिमेंट के एटम को एज ए रेफरेंस लिया था। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली ऑक्सीजन एटम जो होता है वाज यूज्ड एज स्टैंडर्ड रेफरेंस। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस क्यों यूज किया गया, क्योंकि उस टाइम पर यह देखा गया कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, आगे समझ में ये वहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इनिशियली ऑक्सीजन एटम को एज ए रेफरेंस एटम क्यों लिया गया टू कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो आप बताएंगे कि भाई ऑक्सीजन को एज ए रेफरेंस एटम इसलिए लिया गया क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है। दूसरा, जब हमने इसके रेफरेंस में एटॉमिक मासेस जो कैलकुलेट किए थे, एटॉमिक मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स वाज एज ए होल नंबर। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि भाई जब हमने
एटॉमिक मासेस, ठीक है, जब हमने ऑक्सीजन को एज ए रेफरेंस एटम मानकर एटॉमिक मासेस कैलकुलेट किए थे डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के, तो उन सभी का जो एटॉमिक मास आया था वो एक होल नंबर के तौर पर आया था। तो इसीलिए क्या किया गया, ऑक्सीजन को एज ए रेफरेंस एलिमेंट लिया गया। लेकिन ये सब चेंज हो गया किस में, 1961 में। 1961 में ग्लोबली, या आप कह सकते हो ग्लोबली कार्बन 12 सेलेक्टेड एज स्टैंडर्ड रेफरेंस, ठीक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस इसको लिया गया, ठीक है। यहां पर जो स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया गया था वो 1/16 के तौर पर लिया गया था ऑक्सीजन के केस में, लेकिन कार्बन 12 के केस में इट वाज टेकन एज 1/12, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इनिशियली हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस एटम किसको लिया था टू मेजर द एटॉमिक मासेस, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन को लिया था। ऑक्सीजन को क्यों लिया था, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता था, कंपाउंड बनाता है। दूसरा, जो एटॉमिक मास है किसका विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, इट वाज ए होल नंबर, ठीक है। जितने भी एलिमेंट के एटम्स का हमने एटॉमिक मास ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकाला था वो होल नंबर आया था, इस वजह से भी। लेकिन जब कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स आपको मिल गए कि भाई कार्बन एक तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस होती है, ठीक है, कार्बन 12 की बहुत ज़्यादा अबंडेंस होती है, मतलब आइसोटोप्स होता है ये कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन कार्बन 12 की अबंडेंस बहुत ज़्यादा होती है और कार्बन जो होता है कार्बन 12 में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए हमने कार्बन 12 को एज ए रेफरेंस एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या कहता है यहाँ पर, अब हमारे 1 AMU की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज 1 AMU। तो 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। 1 AMU, व्हाट इज 1 AMU, तो अभी बताते हैं क्या होता है। वन AMU जो होता है वो, जैसे हमने कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में आपको बताना है, जो भी अब हम करंट में बातें करते हैं, मतलब जो आज एट प्रेजेंट 1 AMU जो है वो किसके रेस्पेक्ट में है, कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो हम कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में ही बातें करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है भाई 1 AMU, तो 1 AMU क्या होता है, 1 AMU इट इज इक्वल टू द 1/12 of the mass of one atom of कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 जो होता है दैट इज 1 AMU, ठीक है। आगे समझ में, तो ये आपको याद रखना है 1 AMU की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। डिफाइन 1 AMU, तो 1 AMU इट इज द मास ऑफ, इट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम के मास का जो 1/12 होता है उसको हम 1 AMU बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, द रिलेटिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने इसको किसके रेस्पेक्ट में लिया है, कार्बन 12 के। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द of atom of any element is defined as the average atomic mass या average mass
एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट with respect to या related to the with respect to 1/12 of 1/12 of mass of one atom of कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 के रिस्पेक्ट में जो मास होता है किसी भी एलिमेंट के एक एटम का, वही उसका क्या हो जाता है, एटॉमिक मास हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 AMU। ठीक है, या आप इसको U बोल सकते हैं। सोडियम का कितना होता है, 23 AMU, या आप इसको U बोल सकते हैं। मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 AMU, या इसको आप U बोल सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 AMU या U। तो आप कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का एटम होता है कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में वो इतना होता है, लेकिन जो सोडियम का एटम होता है वो कार्बन 12 के एटम के मास के 1/12 से 20 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये इस तरीके से निकलता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू जो एटॉमिक मास होता है, मास ऑफ एटम जो आपने कैलकुलेट किया है अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। मैंने आपको लिखकर भी दिया था कि भाई 30 तक आपको एलिमेंट के एटॉमिक मासेस आपको लर्न करने हैं, क्योंकि वो आगे जाके अभी यूज होंगे। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मैग्नीशियम का कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है, कैल्शियम का कितना होता है, स्कैंडियम का कितना होता है, टाइटेनियम का कितना होता है, क्रोमियम का कितना होता है, मैग्नीज का कितना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हाउ डज एटम एग्जिस्ट। जो एटम होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो एटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। सभी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कुछ के कर सकते हैं और कुछ के नहीं कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस, बिकॉज मॉलिक्यूल्स एंड आयंस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो अब हमने बता दिया कि भाई जो एटम होता है वो मॉलिक्यूल और आयंस के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, तो हाउ डू एटम एग्जिस्ट। ठीक है, जो एटम होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो आप कह सकते हैं जो एटम है मे और मे नोट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, सो दे फॉर्म molecules and ions। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ 2 और more atoms of same or different elements bonded
together chemically by forces of attraction are called molecules। आया समझ में कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं। वो एटम चाहे वो एक ही एलिमेंट के हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के हो सकते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड रहते हैं। केमिकली का मतलब है कि वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अपनी लॉस्ट हो जाते हैं। जैसे आप बात करते हैं, एक आपके पास हमने पहले भी बताया था H और H2, ये तो हो गया एटम जो इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम हो गए सिमिलर, तो ये हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे समझ में। जैसे HCl हो गया, इसमें दो डिफरेंट हो गया, तो ये भी मॉलिक्यूल हो गया। NaCl हो गया, ये भी क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। आया समझ में। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, और इसमें जो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इट्स प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। जिस एटम से मिलकर बना हुआ है उसके प्रॉपर्टी से अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे यहाँ पर H2 की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हाइड्रोजन एटम से अलग होंगी। HCl की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो H और Cl से अलग होंगी। NaCl की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो Na और Cl से अलग होंगी, इस तरीके से। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टाइप पढ़ने से पहले हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जो मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया जाता है वो दो बेस पर किया जाता है, एक तो टाइप्स ऑफ एटम्स और दूसरा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इसमें दो बेस पर किया जाता है, एक तो टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दो टाइप हैं जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, जिसके बेस पर हम मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहे। ठीक है, अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।